हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। तो सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है, इसके बारे में प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है इसके बारे में हम लोग आज के पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी आज की वीडियो हमारी रहने वाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे। बहुत सारे बच्चे जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो लेट्स आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहले पेपर कैसा आया था। जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने पहले से एग्ज़ाम दिया है, तो उन लोगों के लिए आसान होगा, उनको तो पता है कि किस पैटर्न से आता है। लेकिन जो बच्चे इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए मुश्किल रहेगा। वो लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पता चले किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। और मेक श्योर कि यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको सीधे सीधे नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी आने वाले हैं। ठीक है, और और बहुत सारी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप जानते हैं कि टीए का एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, जो बच्चे टीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जेकेपी की तैयारी कर रहे हो अगर आप लोग, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और फिर जेके एसएसबी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें भी बहुत सारे जैसे अकाउंट असिस्टेंट वगैरह, उनका एग्ज़ाम भी इसी में आने वाला है। ठीक है, अभी एग्ज़ाम वो भी आएगा तो सेम क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम सेम रिपीट होते हैं। तो सभी एस्पिरेंट जो है इस वीडियो को देखें और साथ में आंसर लगाएं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेपर डिस्कस किया था, तो इसलिए जो ऑप्शन बने हुए हैं तो मैं डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज। इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीजेस नहीं होगी? तो डायबिटीज जो होती है वो कम्युनिकेबल डिसीजेस नहीं होती, बाकी सब होती हैं। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चेक करो आप। कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, यानी आपको इसमें बताना है कि विच ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच कर रहा है, सही कौन सा है। देखो, विटामिन ए जो है नहीं में नहीं होता है सर, ऐसा तो नहीं है। सी जो है स्किन डिजीज, ये भी नहीं होता है। ठीक है, स्कर्वी होता है सी से। डी से रिकेट्स होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर। और बी से बैरी बैरी होता है, यानी सी और डी इज द राइट आंसर। ये दोनों सही होने चाहिए, सी और डी एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फूड कैन Food cans are coated with tin instead of zinc in due to, जो फूड कैन होते हैं यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आती हैं या और बहुत सारे, वो हमेशा आपने देखा होगा उनको कोट किया गया था टिन के साथ, जिंक के साथ नहीं किया जाता है। क्यों? तो रीज़न क्या होता है कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन। सर जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक इज़ मोर एक्टिव देन टिन, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो विच आर द फॉलोइंग कॉन्सिस्ट ऑफ फूड चेन, इनमें से कौन सा फूड चेन बनाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर है यानी ऑप्शन बी, ग्रास गोट ह्यूमंस, यानी ग्रास को गोट खाएगी और गोट को ह्यूमंस खाएंगे, दैट इज राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें अगर हम लोग। कंसीडर फॉलोइंग पेयर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स और उनके आगे मेजरिंग यूनिट दिए हुए हैं आपसे। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। पावर के यूनिट क्या होते हैं? वॉट, बिल्कुल सही। करंट के यूनिट एम्पेयर होते हैं, एम्पेयर होते हैं। ठीक है, नौ के बोल्ट, बोल्ट नहीं होते, एम्पेयर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये होना चाहिए था, ये गलत है, ऑप्शन बी इज द रॉन्ग। फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में होती है, बिल्कुल सही है। और रेजिस्टेंस तो बिल्कुल भी एम्पेयर में नहीं होना चाहिए, दैट्स ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो ओनली टू ऑप्शन इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट वन एंड ऑप्शन सी इज द, ए और सी, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कंसीडर फॉलोइंग, यहाँ पे केमिस्ट्री का सवाल है। विच आर द कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं। सोडियम का सिंबल होता है Na, कार्बन का होता है दोस्तों सी, यानी सल्फर का होता है एस, और कोबाल्ट का होता है CO, यानी ऑप्शन Na, ए का जो है 3 के साथ मैच होना चाहिए, तो ए का 3 के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ भी मैच कर रहा था। फिर कार्बन जो है सी से होता है, कार्बन यानी बी का 4 के साथ, बी का 4 के साथ, तो देखो यहाँ बी का 2 के साथ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ये तो गलत होगा। और यहाँ बी का 4 के साथ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फोर्स दैट एक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर टू एज, वो फोर्स जो लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड समय के लिए अप्लाई होती है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर्ड एज, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स, दैट इज ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म स्मॉग, वो पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिसने एक टर्म स्मॉग का यूज किया था और उसकी अलग अलग लेयर्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया था? तो दैट वाज डॉक्टर हेनरी एंटिनो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिल्कुल सर, ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल है, अदरवाइज अर्थ जो है बहुत कोल्ड हो जाएगा, बहुत ठंडी पड़ जाएगी, और उससे जो एग्जिस्टेंस है अर्थ पे वो भी नहीं रह पाएगा। सो इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है कि ग्रीन हाउस गैसेज? नहीं सर, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही किया जाता है, दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओनली 1 जो है करेक्टली मैच करेगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ। कहते हैं कि बहुत सारा इनफाइनाइट स्टोरेज है फॉसिल फ्यूल का अर्थ के अंदर। और दूसरा पूछा है, सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी इजली डिस्पोज्ड ऑफ, एंड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? तो नॉट करेक्ट कौन सी नहीं है? सो चेक करें, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक है, सी जो है वो बिल्कुल सही है, यानी ए और सी जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, तो उसने रॉन्ग वन पूछा था, दैट्स वाई ए और सी जो है राइट आंसर। विच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड? किस हिल पे वैष्णो देवी मंदिर जो है वो लोकेट है? तो देखिए यहाँ पे किसी बच्चे ने कटरा किया हुआ अटैम्प्ट, तो कटरा नहीं होगा भाई, कटरा नहीं है, कटरा में नहीं है, दैट इज त्रिकुटा हिल्स पे है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। तो दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आगे दिए हुए क्वेश्चंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अरेंज करो। सबसे पहले नंबर पे कौन हुआ, फिर दूसरे पे कौन हुआ, तीसरे चौथे सो ऑन। तो सबसे पहले क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट जो 1616 में हुआ था, 1616 में, यानी ऑप्शन सी जो है सबसे पहले होने वाला है। उसके बाद जलियांवाला बाग जो है 1919 में हत्याकांड हुआ था, सबको पता है इसके बारे में। तो 1616 के बाद 1616, उसके बाद कौन हुआ, 1619 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद क्या हुआ था, दांडी मार्च 1930 में हुआ, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 में हुआ। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन कौन सा बन रहा है, सी सबसे पहले आएगा, फिर ए आएगा, बी और डी, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट लेजिस्लेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड। फर्स्ट लेजिस्लेटिव जो जे की थी उसे क्या नाम दिया गया था, दैट इज प्रजा सभा कहा गया था, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। इनमें से कौन सी झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो विश्वा भी है, सिंध नाला भी है, और रोमुशी भी है। तो दैट इज बैरीनाग नहीं है। बैरीनाग जो है सोर्स है जहाँ से झेलम निकलता है, दैट इज नॉट, वी कैन से दैट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ठीक है, बी एस आर याद रख लो। तो ये ट्रिब्यूटरीज तीनों हैं। ठीक है, जबकि बैरीनाग जो है इसका सोर्स है। एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेटिव इज। कौन सी यूटी जो है ऐसी है जिसमें लेजिस्लेटर नहीं है? ठीक है, दैट इज लद्दाख, सबको पता है भैया, जम्मू है, कश्मीर है, और यानी लद्दाख में नहीं है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, कुड डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड लोक देवतास एज थैंक्स गिविंग रिचुअल। इट इज प्रैक्टिसाइज ऑन फेस्टिव ओकेजन लाइक ईद, रमजान डेज आर गोइंग ऑन। कहते हैं जो हमारा कुड डांस होता है हिंदू धर्म में, आपने देखा हुआ है, तो कुड डांस होता है वो हमारे कुल देव के जहाँ पे जैसे होते हैं फंक्शन, तो वहाँ पे कुड डांस जो है अक्सर किया जाता है। तो हिंदू धर्म में ये परफॉर्म किया जाता है। जबकि उसने पूछा है कि ये क्या ईद जैसे और रमज़ान जैसे मौके पे भी इस्तेमाल मतलब डांस किया जाता है क्या? नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल नहीं। जो मुस्लिम धर्म के लोग अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि, और हिंदू धर्म वाले भी लोगों को भी पता है कि सर ईद और रमज़ान पे तो बिल्कुल को डांस नहीं होता है। सिर्फ हिंदू लोक देवतास वगैरह यहाँ पे इन रिचुअल जो रीति रिवाज हैं वहाँ पे चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। जैसे चंडी माता के दरबार में आपने देखा हो कुड़े डांस होता है ना, बहुत कॉमन, सबको पता है। तो सर वहाँ पे जनरली ऐसी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, विच आर द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द गेट वे ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली का गेट वे क्या है इनमें से? ठीक है, जम्मू है, लेह है, लद्दाख है। देखिए देखिए ना यार, कितना इजी था। देखो लेह लद्दाख तो सर जम्मू में मतलब कश्मीर से आ गए दोनों, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, तो कौन सा बचा? एक ही बचा, दैट इज ऑप्शन ए, जम्मू। ऑप्शन ए, बस कितना आसान सा क्वेश्चन पूछते हैं यार। तो विच पास कनेक्ट, इनमें से कौन सा पास ऐसा जो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को? तो कौन सा पास है ऐसा भैया? सर इनमें से जोजिला पास है, दैट इज ऑप्शन बी, जो जम्मू कश्मीर और JNK और इसको लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से कौन सा पास जोड़ता है? दैट इज जोजिला पास। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सबको पता होगा, उर्दू। ठीक है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, उर्दू है, कश्मीरी है, इंग्लिश है। तो सर उर्दू इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उर्दू सही उत्तर है। ठीक है, तो लगा लो भैया आंसर। ठीक है, हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन सी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक ऑर्डर अरेंज करिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए तो इंडिया का मैप कुछ इस तरह के ना, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट ही बना रहा हूँ ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ठीक है, एकदम शॉर्टकट बना दो, ठीक है। यहाँ पे आपकी हमारी 7 स्टेट्स हैं, तो उनको छोड़ो, हमें बात करनी है। उसने पूछा है कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, आपको पता है सर HP जो है सबसे ऊपर है, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग अलग बनाता हूँ, है ना सर। HP हमारा कुछ लगभग ऊपर ऐसे आता है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है HP के बाद कौन है सर। HP के बाद वो पूछ रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पे है? तमिलनाडु आपको पता है ना, कुछ लगभग यहाँ पे है। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस मार्कर, दैट इज तमिलनाडु सर, हमारा यहाँ पे डाउन में, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव, तमिलनाडु के बाद क्या है हमारे पास? तमिलनाडु के बाद है तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना कहाँ पे है? लगभग इधर है तेलंगाना, ठीक है। ये है तेलंगाना, ठीक है, यहाँ पे आ गया। क्योंकि आपको पता है आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन है? यहाँ पे आंध्र है ना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ऊपर कौन है? तेलंगाना। यहाँ पे गोवा है लगभग, ठीक है। तो तेलंगाना इधर है ऊपर इनके। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश इधर आ गया। और आगे कौन है? नेक्स्ट कौन है? और एक और आ गया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कहाँ है? MP कहाँ है? MP तो सर इससे भी ऊपर, यानी लगभग इधर, ठीक है। अब उसने पूछा था आपने नॉर्थ से साउथ में जाना है, तो नॉर्थ में सबसे पहले कौन है? नॉर्थ में सबसे पहले हमारे पास हिमाचल आएगा, यानी A सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद है MP मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके नीचे कौन है? मध्य प्रदेश, यानी A के बाद आएगा D के बाद कौन है? तेलंगाना कौन पे? ऑप्शन पे C। और C के बाद कौन है? तमिलनाडु, दैट इज ऑप्शन B। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ADCB, यानी ADCB बिल्कुल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। देख रहे हो आप लोग सर, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, कर रहा ना, ये देखो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? यहाँ पे आएगा C इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह के ये 20 सवाल थे। आगे भी कुछ सवाल देख लो, एक दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारे पास सर? क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, कंसिडर फॉलोइंग। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? और देखिए ये सवाल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है हमारा असम में है, ठीक है, असम में, ठीक है। नेक्स्ट कौन है सर? नेक्स्ट हमसे पूछा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो सबसे फेमस कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। जो गया होगा उसको पता है। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर ऐसा लगता है रन मतलब वन, ठीक है, थंबोर ऐसा लग रहा है कि रन मतलब युद्ध, है ना। तो रणथंभौर जो है राजस्थान, बिल्कुल रणथंभौर जो है राजस्थान, ऐसे ही कनेक्ट करना है। और गिर नेशनल पार्क तो सबको फेमस पता है कि टाइगर्स, सॉरी यहाँ पे क्या है? एशियन लाइन्स। तो ये बढ़िया एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेंज द कलर सो वी कैन मेक अ बेस्ट वन। सो आइए चेक करें। ये बढ़िया नहीं है भाई, कोई अच्छा सा कलर दिखा दे यार। लो भैया, तो गिर नेशनल पार्क जो है वो हमारे गुजरात में है सर, बस और क्या था? कुछ भी नहीं। देखो गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है, इसको इससे जोड़ दो, ठीक है। अब कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पे है? ये देखो आसाम में है, ठीक है। उसके बाद कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। और लास्ट वन बचा रणथंभौर, राजस्थान का सबसे फेमस रणथंभौर नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? हमारा राजस्थान में, ठीक है। तो बस इस तरह से कोई ऑप्शन बना दो, कौन सा जो बन रहा है वो बना लो। यानी A का ऑप्शन मैच होना चाहिए 4 के साथ। A किसके साथ मैच होना चाहिए? 4 के साथ। तो A 4 के साथ कहाँ है? देखिए ये ऑप्शन तो नहीं करेगा, ये ऑप्शन भी नहीं करेगा, क्योंकि A3 A1 A4 1 के साथ ये भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो कहाँ क्या A का 4 के साथ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, बस यही तो था। और B का 3 के साथ, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है उत्तराखंड में, बिल्कुल सर B का 3 के साथ बनेगा।
फिर उसके बाद कौन है, बी का थेन। रंथम सी का हमारा 2 के साथ, जो सी है उसका मैच करना चाहिए 2 के साथ, देखो सी 2 के साथ मैच कर रहा है। एंड गिर नेशनल पार्क का जो डी है 1 के साथ और डी जो है 1 के साथ, तो डी 1 के, देखो एक के ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन, विच वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और सही आंसर सी लगा दिया। अब अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये 2023 में पेपर हुआ था और उस समय का ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो ये सवाल आप लोग स्किप कर सकते हो क्योंकि ऐसा सवाल जो है फिर नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी हैं उस दौर में, तो अब चांस इसके कम है। लेकिन फिर भी आप लोग अपना आंसर लगाओ, क्या आता है इसका आंसर चेक करो। ठीक है, आप लोग आंसर लगाओ इसका क्या आंसर है, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और अभी ये करंट अफेयर बिल्कुल चेंज हो गया होगा, तो डेफिनेटली ऐसा सवाल अब आना कम चांस है आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग आंसर लगाओ जरा क्या आ रहा है। ठीक है, 2023 का अगर किसी बच्चे ने ये पेपर दिया होगा तो उसको पता है कि ये सवाल जो है इस तरह से पूछे गए थे। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले उसने पूछा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नंबर 1 2 3 4 लगाना है। सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले क्या हुआ था चेक करो। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3, सबसे पहले यही हुआ था ना, लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3, तो मतलब सी जो है सबसे पहले आना चाहिए था आपका, सी नंबर 1 पे, सी जो है नंबर 1 पे आना चाहिए। चंद्रयान 3 जो है सबसे पहले लॉन्च किया गया था और कब किया गया था ये लगभग 14 जुलाई, देखो मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ, 14 जुलाई 2023 में ऐसा किया गया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ था, G20 समिट हुआ था, नंबर 2 पे क्या हुआ था, G20 समिट करवाया गया था नंबर 2 पे। तो G20 समिट होने पे देखिए मैं यहाँ पे ना अच्छा सा बना देता हूँ। अच्छा G20 समिट आपका कब हुआ था, ये लगभग अक्टूबर में हुआ था ना 2023 में, 9/10/2023, यानी लगभग अक्टूबर में कंडक्ट हुआ था, सितंबर में और अक्टूबर, सॉरी ये सितंबर में, एक सेकंड मुझे लेट मी करेक्ट दिस वन, हाँ ये सितंबर 9-10 को हुआ था। ठीक है, 9 और 10 सितंबर को लगभग आपका ये G20 समिट हुआ था। ठीक है, पहला चंद्रयान 3 करवाया गया था 2023 जुलाई में, पहले जुलाई में कार्य हुआ, उसके बाद सितंबर में हुआ। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ, आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल 2023 करवाया गया था। ठीक है, और इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भिड़े थे, 50-50 ओवर वर्ल्ड कप था ये। ठीक है, तो लगभग ये नवंबर में हुआ था, ये कब हुआ था, नवंबर, और आज भी डेट याद है कि 19 नवंबर का जो है फाइनल खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहाँ पे इंडिया हार गया था और ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल जीता था, तो यानी नंबर 3 पे यही आया था, तो ये हुआ था नवंबर में। और उसके बाद क्या है लास्ट में, COP28 क्लाइमेट समिट इन दुबई। ठीक है, इन दुबई, दैट इज ये लगभग जो है दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है दिसंबर में, तो बस वही था। सबसे पहले देखो आपने देखा जुलाई में चंद्रयान का मिशन हुआ, उसके बाद सर सितंबर में G20 समिट हुआ इंडिया में, और फिर नवंबर में हमारे पास वर्ल्ड कप हुआ, और दिसंबर में हमारे पास COP28 समिट हुआ इन दुबई में, तो बस ऑप्शन बना लो। फिर सी सबसे पहले आया था, है ना, एक मिनट मुझे इसको अरेज करने देना। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर बना लिया होगा आई थिंक, सी सबसे पहले हुआ, फिर ए हुआ सर, फिर बी हुआ और फिर डी, CABD, देखो CABD है ना, एक ही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, बस यही तो था। ठीक है, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला। अच्छा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पढ़ो आप और आराम से आंसर दो, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरबी क्रॉप्स आर शॉर्ट बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, जो अब अरबी क्रॉप जो है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं क्या। रबी क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, क्या इनको ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, और अगला है रबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है। देखो सही पूछा है उसने, तो कौन सी सही, एक बार सोचो और फिर बताओ, तो कौन सी सही है, ओनली वन। ठीक है,
राइट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो राबी क्रॉप सोड बिटवीन द अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, इसे लॉट ऑफ वाटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए सर। और राबी क्रॉप नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ, ऐसा भी नहीं है सर। ये दोनों एलिमिनेट कर लो तो ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है, दैट इज राबी क्रॉप्स जो होती हैं वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में बोई जाती है। दिस इज करेक्ट क्रॉप्स एंड विंटर क्रॉप्स होती हैं ये। ठीक है, और ये अक्टूबर टू दिसंबर जो है इनको हम बोते हैं, फिर हार्वेस्ट इनको आगे नेक्स्ट आने वाले मार्च में करते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल के अंदर। राबी क्रॉप्स जो है इनको लॉट ऑफ वाटर नहीं, इनको सर लॉट ऑफ पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं खास, इनको नॉर्मल पानी से भी इनका ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, जैसे इस मौसम में अभी ये नवंबर दिसंबर जनवरी चल रहा है, तो इस मौसम में जैसे आप देखते हो गेहूँ वगैरह लगाई हुई हमने, तो वो सारे जो है राबी क्रॉप्स में ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। द पॉपुलेशन रेट ग्रोथ रेट मीन्स, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है उससे आप क्या समझते हो, मीन क्या समझते हो। ठीक है, तो चेक करो डिफरेंस बिटवीन, देखो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ मेल एंड फीमेल, difference between the population of urban and rural areas, number of birth per 1,000 person, or difference between the birth rate and death rate। तो what will be the right answer, क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, आंसर लगा लो आराम से। ठीक है, पहले देखो आराम से और फिर आंसर लगा लो, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना आप लोगों ने, सो मेक श्योर दैट कि आप लोग आंसर लगा पा रहे हो। ठीक है, एक बार कोई ना आप लोग तुक्का मारो, अगर नहीं हो पा रहा है किसी से सही तो ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट हो जाओ अपने आप को लेके, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप बस फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो पाएगा, डेफिनेटली हो पाएगा आंसर, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है उससे हम क्या समझते हैं, वो क्या समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, यही समझते हैं ना, बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस। और कहाँ है डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही आ रहा ना, हाँ ऑप्शन डी। चलिए, इन विच टूरिस्ट प्लेस कोलहाई ग्लेशियर इज लोकेटेड, इनमें से किस टूरिस्ट प्लेस पे जो है ये वाला ग्लेशियर जो है लोकेटेड है। ठीक है, तो चेक करो यार किस में है। ठीक है, किस में है भाई, अच्छा इन विच टूरिस्ट प्लेस कैलोई ग्लेशियर इज लोकेटेड, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या मानसबल, किस में है। तो कैलोई ग्लेशियर जो है लोकेटेड हमारे किस में है भाई, अनंतनाग में है ना, पता है सबको अनंतनाग में है ये। और अनंतनाग में कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है हमारा सबसे फेमस, दैट इज सोनमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग ही है ना भाई, देख लो आंसर देख लो और चेक करो कि किस प्लेस पे ये जो फेमस ग्लेशियर लोकेटेड हैं, ये वाले कैलोई ग्लेशियर, तो ये है हमारे सर सोनमर्ग, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन सी सोनमर्ग में है। ठीक है, और सोनमर्ग हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स एंड करेक्टली कौन कौन से मैच कर रहे हैं। हुसैन सागर क्या मणिपुर में है, पुलकित लेक किसके साथ मैच करना है। ठीक है, देखो डल लेक जो है सबसे इजी, चेक करो आप, डल लेक जो है जे&के की हमारी फेमस बहुत जाने मन, भाई कहाँ है डल लेक, डल लेक तो श्रीनगर कश्मीर के अंदर है। ठीक है ना, पता ना आपको, श्रीनगर में है डल लेक, बहुत फेमस। तो कहाँ है सर डल लेक, डल लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। तो बस मैच करो, सी का टू के साथ मैच होना है, यानी सी जो है वो किससे मैच कर रही है, टू के साथ। तो देखो सी टू के साथ कहाँ कहाँ है, C4 के साथ है, बिल्कुल गलत, C1 के साथ है, गलत सर, C2 के साथ है, सही हो सकता है, C2 के साथ भी सही हो सकता है, यानी दो ऑप्शन यहाँ पे बन रहे हैं। अब लोकतल लेक और पुलकित लेक, अब देखो बाकी लेक कहाँ है, चेक करो आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो लोकतक लेक क्या है हमारी, ये वाली लेक कहाँ है, तो ये आपको पता है लोकतक लेक क्या है, मणिपुर में है सबसे फेमस। ठीक है, तो सर जनी हमारे
डी का मैच जो करवाने वाले हैं हम लोग 1 के साथ है, तो D1 के साथ कहाँ है, D4 के साथ, ये तो नहीं हो सकता, D1 के ये है, ठीक है। तो ऑप्शन ए की मैच कर रहा है, दैट इज दिस मच, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बस लोकतक लेक क्या है हमारी, मणिपुर में है, और हुसैन सागर और पुलकित लेक है। पुलकित लेक कहाँ भाई, देखो सबसे फेमस है पुलकित लेक हमारी, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की फेमस है पुलकित लेक जो है, ठीक है। तो ये मैच करेगी कहाँ गया, आंध्र प्रदेश यहाँ पे। और हुसैन सागर जो है ये कहाँ पे, तेलंगाना में है, हुसैन सागर। तो पुलकित लेक कहाँ थी, आंध्र प्रदेश में थी, और तेलंगाना में क्या है, हुसैन सागर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में कौन है, डल लेक, और लोकतक लेक क्या है, मणिपुर में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। लेक्स पे तो बहुत ज़्यादा कॉमन रहेगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेक्स बड़े अच्छे से पढ़ लेना भाई। देखो क्या है सर, एक है हमारी लोकतक लेक, ठीक है। तो लोकतक लेक है हमारी मणिपुर में है, मणिपुर में है, ठीक है। हुसैन सागर कहाँ है, हुसैन सागर ये है तेलंगाना में, ठीक है, हुसैन, ठीक है, ये है तेलंगाना, बस। और उसके बाद कौन सा है, आंध्र प्रदेश में कौन है, पुलकित लेक, फेमस है भाई, फेमस, बहुत फेमस, फेमस पुलकित लेक। पुलकित कहाँ गई भाई, ठीक है। पुलकित लेक कहाँ पे हमारी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, और अजंता के वर्ड टैग्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। जो अजंता केव्स हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 1983 में उनको टैग किया गया था। करेंटली दिस केव्स आर टेकन केयर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड द केव्स आर बिलीव टू मेड इन द गुप्ता पीरियड एंड वक्त का पीरियड। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। तो क्या क्या सही है भैया, चलिए पढ़ते हैं ज़रा, और आंसर आप लोग लगा दो, क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। अजंता केव्स जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही आंसर है, और 1983 में इन्हें रखा गया, ये भी सही है। करेंटली दिस केव्स आर टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, बिल्कुल सर, ये भी सही है कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सब इनके बारे में केयर करता है। और नेक्स्ट ईयर केव्स आर बिलीव टू बी मेड, और ये केव्स जो हैं, कैव्स जो बनाई गई थी, ये गुफाएं जो थी, वो बिलीव्ड इन टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड ऑफ वक्त का पीरियड। तो बिल्कुल सही आंसर, दैट इज सी भी सही है, मतलब ऑप्शन ऑल आर राइट वन, यानी ऑप्शन ए बी सी डी आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ऑल ऑफ ऑफ सही है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन, ठीक है। क्या बन रहा है आंसर सर, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर बैठ रहा है, ठीक है। चलिए, हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखो कितना आसान सा सवाल है। तो कौन है जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन था भाई, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। सो मेक श्योर दैट हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, दादा भाई नेहरू जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है। तो एलिमिनेट करो यार, गोपाल कृष्ण गोखले तो हो नहीं सकते थे भैया, ठीक है, नहीं होंगे। और फिर कौन नहीं था, देखो बाल गंगाधर तिलक भी नहीं होंगे, महात्मा गांधी भी नहीं थे, तो कौन ही था, एक ही बंदा था, दादा भाई नेहरू जी। सो दिस मैन इज नोन एज व्हाट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको ये टाइटल से नवाजा गया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब डैम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है डैम्स के बारे में पूछ रहे हैं। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, भवानी सागर डैम, कोयमा डैम और तहरी डैम, ठीक है। तो क्या क्या है, मैच करो यार, करेक्टली मैच करो। देखो सरदार सरोवर डैम जो है हमारा कहाँ पे, गुजरात में ना ये, बिल्कुल ठीक है। तो ए का 3 के साथ मैच होना चाहिए। सरदार सरोवर डैम जो है ये हमारे गुजरात में फेमस, ठीक है। तो कहाँ पे ये,
इस स्टेट के अंदर यानी गुजरात के अंदर है, यहाँ पे। इसके अंदर गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो सरदार सरोवर डैम जो है कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। इसके साथ यानी ए का 3 के साथ मैच करवाओ, कहाँ है ए का 3, देखो ए का 2 के साथ नहीं होगा सर, ए का 1 के साथ 4 के साथ नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा यार सी, बस कहानी खत्म, बाकियों को टच करने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी भी देख लो। भवानी सागर डैम, भवानी सागर डैम कहाँ पे हमारा सर, ये भवानी सागर डैम जो है, आइए चेक करें, भवानी सागर डैम जो है 4 के साथ मैच करें, यानी तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे है भवानी सागर डैम। उसके बाद सी का 2 के साथ यानी कोयना डैम, कोयना डैम सी का 2 के साथ है, यानी महाराष्ट्र में है, ठीक है डैम। और बी डी का 1 तहरी डैम कहाँ है, तहरी डैम बहुत फेमस उत्तराखंड का, ठीक है। तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। बस मैच हो गया सब कुछ, ठीक है। तो उत्तराखंड में है। और एक दो और चेंज कर लो कलर, ज़रा थोड़ा बढ़िया से बना दो। एक कोयना डैम जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, ज़्यादा काला हो गया, ठीक है। कोई और कलर से कर दो इसको हाईलाइट, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये हमारा कौन है, कोयना डैम जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र है। डैम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी भी लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम जो है वो कहाँ पे हमारे गुजरात में है। भवानी सागर डैम भवानी तमिलनाडु में है। और कोयना डैम जो महाराष्ट्र में, और तहरी डैम जो है उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था, ऑप्शन सी। देखो आपको चारों ऑप्शन एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, अगर एक भी पता है तो आप आंसर निकाल सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लो। फाउंडर ऑफ द डोगरा डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, फाउंडर ऑफ डोगरा डेंसिटी कौन थे, डोगरा डेंसिटी को किसने फाउंडर किया था, कौन थे वो, महाराज हमारे स्टेट के, ठीक है। तो सबको पता है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो यार ये चीज़। तो कौन थे वो हमारे फेमस राजा, वाज दैट पर्सन, दैट वाज राजा गुलाब सिंह, ठीक है। कौन थे, राजा गुलाब सिंह ही थे ना, हाँ बिल्कुल। तो राजा गुलाब सिंह इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग बाकी आंसर लगाओ, ठीक है। बिल्कुल, तो ऑप्शन ये मैच हो रहा है, इनके साथ मैचिंग कराओ, यानी ऑप्शन ए का आंसर बन रहा है आपके साथ, ए का बन रहा है 4 के साथ। तो ए का 4 के साथ कहाँ है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बन रहा है यार, ठीक है। बस बाकियों को टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है बाकियों को टच करने की, ये देखो ए का 4 के साथ। तो फिर कौन बचा, बी का 1, हाँ देखो बी का कौन है 1, सी का कौन है 2, और डी का कौन है 3, बस कहानी ख़त्म। इस तरह से आप बना सकते हो, यानी दर उल आलम, दर उल आलम ये क्या है, बी का 1 के साथ महाराजा रंजीत देव सिंह, ठीक है। तो बी का 1 के साथ। अब आगे कौन है, म्यान दीदो, म्यान दीदो कौन थे, ये बहुत फेमस है हमारे जे से, रेबेलियन ग्रुप हेड, ठीक है, ये थे ऑप्शन, यानी सी का 2 के साथ म्यान दीदो, तो सी का 2 के साथ। एक मिनट थोड़ा गन पड़ गया ना, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे। फाउंडर डोगरा रेसनिटी जो है गुलाब सिंह ने फाउंडर थे इनके। दर उल आलम, जो दर उल आलम ये भी जो है 1 के साथ महाराजा रंजीत देव सिंह के साथ। और नेक्स्ट कौन है, म्यान दीदो, म्यान दीदो जो है फेमस रेबेलियन ग्रुप हेड थे ये। और ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है, ये जो है यानी डी का किसके साथ मैच हो रहा है, 3 के साथ, गुजरात में हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। ये कहाँ हुई थी, हमारी गुजरात में हुई थी, ठीक है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका ख़त्म हुआ, यहाँ पे था आपका जी के, ठीक है।
जीके के क्वेश्चन रहेंगे आपके 30 और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्लिप में डालने वाले हैं आपके लिए। बाकी ये अब हमारे पास अकाउंटेंसी आएगी, अकाउंटेंसी। तो अगले वीडियो में हम लोग, अगले टॉप पार्ट में हम लोग जो है इसी के साथ अगर पहले मैच करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके अकाउंट के 30 क्वेश्चन जो है लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर हुआ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी। ठीक है, इसी के साथ में आप दूसरी वीडियो भी साथ में देख लेना। तो हेलो डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो था, इससे पहले जीके हुआ जो 30 मार्क्स के थे, 30 क्वेश्चन जो है, ये जीके सेक्शन हमारा खत्म हुआ इससे ऊपर। और नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास अब आने वाला है वो है अकाउंटेंसी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन है और 30 ही मार्क्स आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें और सभी पार्ट्स को देखें ध्यान से। चलिए, एक भी सेक्शन मिस ना करें, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन यहाँ पे अकाउंटेंसी का, फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इज अ कॉस्ट। ठीक है, क्या है वो? विच चेंजेस इन टोटल इन प्रोडक्शन in proportion to change in output, which is partially fixed and partially variable in relation to output, which do not change in total during given period despite change in output, and last one option है which remains same for each unit of output। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इनमें से कौन सी कॉस्ट होती है? ठीक है, तो फिक्स्ड मतलब समझते हैं ना, जो चीज़ फिक्स होती है। ठीक है, तो क्या आएगा सही आंसर? ठीक है, this one is the right answer, which do not change in total during during a given period despite change in output। ठीक है, तो this is known as, जो किसी पर्टिकुलर पीरियड में चेंज ना हो, that is option D is the right C is the right answer। ठीक है, which do not change in fixed cost, उसी को कहते हैं change in total during a given period despite change in output। ठीक है, कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको प्राइम कॉस्ट जो है यहाँ से कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे? ठीक है, कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होता है? सम ऑफ द ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स। ठीक है, यही होता है ना। हाँ, प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स विच इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उन सब का सम करना है। दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज करेक्ट। वो क्या होती है? हमारी डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट होती है। ठीक है, तो चलिए करिए कैलकुलेट, और क्या आंसर है आपके पास, चेक करो कितना आया। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? 170 आ रहा है लगभग। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 170 इज द राइट आंसर। बिल्कुल, जिसने भी ये सही आंसर दिया 170 बिल्कुल सही उत्तर है आपका दोस्तों। तो 1,70,000। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। इसका कलर जो है चेंज कर लो, ग्रीन कर लो। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट चलें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन। सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन, किस में दिखता है वो? सप्लायर का जो पर्सनल अकाउंट होता है वो सीन किस में दिखता है? सेल्स लेजर में दिखता है, नॉमिनल लेजर में दिखता है, परचेज लेजर में, या जनरल लेजर। सप्लायर, देखिए ध्यान से देखना, सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन किस में दिखता है? सेल्स में दिखता है, नॉमिनल में दिखता है, या परचेज में दिखता है, जनरल में दिखता है? किस में दिखेगा? किस में दिखता है भाई? चेक करो। हाँ, तो किस में दिखता है? दे दिया आप लोगों ने आंसर, बिल्कुल दैट इज परचेज लेजर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसने पूछा था कि जो सप्लायर का पर्सनल अकाउंट होता है वो सीन इन किस में दिखता है? परचेज लेजर में दिखता है। ठीक है, परचेज लेजर आल्सो नोन एज क्रेडिटर लेजर, भी इसी को कहते हैं हम लोग। क्रेडिटर लेजर इज आल्सो नोन एज क्रेडिटर लेजर भी कहते हैं इसी को। ठीक है, maintain the individual account for each supplier, the business wise from on credit, the sales ledger track customer account while the journal or nominal ledger contains summary account। ठीक है, जर्नल और नॉमिनल जो हैं वो क्या करते हैं? देखिए, जो सेल्स लेजर होता है ना हमारे पास, सेल्स लेजर वो कस्टमर अकाउंट के बारे में बात करता है। ठीक है, ये जो सेल्स लेजर ये कस्टमर
कस्टमर किसके बारे में जानता है, कस्टमर, एक सेकंड थोड़ा इसका ना डेप्थ कर, हाँ ये हमारे कस्टमर अकाउंट्स के बारे में, ठीक है, जो सेल्स लेजर है, ठीक है, दिस वन। जो नॉमिनल और जर्नल लेजर है, नॉमिनल और जर्नल, ठीक है, ये दोनों नॉमिनल और जर्नल लेजर यानी दिस टू, ये किसके बारे में बताते हैं हमें, ठीक है, ये वाले, इनको थोड़ा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए ना, ये वाले, सॉरी ये दोनों एक कलर हो गया, इसको हटा दो, ठीक है। तो जर्नल और नॉमिनल जो है ये दोनों हमें किसके बारे में बता रहे, नॉमिनल और जर्नल लेजर, ये जो हमें बताते हैं कंटेन समरी अकाउंट, ठीक है, समरी अकाउंट, और ये जो है कस्टमर के बारे में बताता है, कस्टमर अकाउंट्स के बारे में कौन बताता है, सेल लेजर बनाता है, और जो परचेस लेजर है वो किसके बारे में बताता है, सप्लायर पर्सनल अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था। बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज द रिगार्डेड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, किसको अकाउंट करता है, फोर्थ, सेकेंडरी, थर्ड या फर्स्ट, तो बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, दैट इज फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, ऑप्शन डी, फर्स्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है बुक कीपिंग इज द initial or primary stage of the broader accounting process involving the systematic recording of day-to-day financial transaction, ये day to day financial जो transaction उसको count करता है, ठीक है। और accounting then uses this record to classify, summarize the interpret the data, ठीक है। तो bookkeeping regarded as the bookkeeping is regarded as a step of accounting first, ठीक है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, दिए गए में से कौन सा सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेक श्योर कि आप लोग इस बार भी पेपर में इसको पढ़ के जाए। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट है, जो इक्विटी होती है वो एसेट लाइबिलिटीज के बराबर होती है, एसेट प्लस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी जो है एसेट प्लस इक्विटी होती है, या एसेट जो है लाइबिलिटी प्लस इक्विटी होती है, या इक्विटी इक्वल टू लाइबिलिटीज होती है, किसके बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो एसेट्स किसके बराबर होते हैं, हमारे लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के बराबर होता है ना, ठीक है। एसेट्स किसके बराबर होते हैं, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, दैट इज ऑप्शन सी, बिल्कुल सही, ठीक है, बढ़िया एकदम, एक सेकेंड हाईलाइट करें तो एसेट्स जो होते हैं हमारे वो लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के इन दोनों के बराबर होता है, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एकदम बढ़िया, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो हमारे एसेट्स होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, ठीक है, इन दोनों के बराबर। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो लाइबिलिटीज, अगर निकालनी हो आपको लाइबिलिटीज निकालनी तो क्या करना होगा, एसेट्स माइनस माइनस इक्विटी, ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से इक्विटी निकाल सकते हो आप, तो ऐसे माइनस लाइबिलिटीज करना होगा, तो बस ऐसे याद रख लो आप शॉर्टकट ट्रिक में, ए इक्वल टू एल ई, बस इतना से याद रख लो यार, एल ही रख लो याद, ठीक है, ऐसा मान लो ए एल ई, बट इन दोनों के बीच में प्लस और इधर इक्वल टू, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, ये याद रख लो फॉर्मूला, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, विच कॉन्सेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट, क्या कह रहा है कि विच कॉन्सेप्ट सजेस्ट, कौन सा इसमें से कॉन्सेप्ट ऐसे सजेस्ट करता है, एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट, एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट, अकाउंट्स कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो क्या आएगा, हाँ ठीक है, 10 सेकंड का समय ले लो और आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है, 5-7 सेकंड का समय आप ले लो और फिर आराम से जो है इस क्वेश्चन का आंसर लगा दो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन लगा पाओगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, क्या आंसर रहा,
मेक श्योर कि आपने आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तो चलिए क्या आंसर था, क्या क्वेश्चन था। उसने आपसे पूछा है कि विच कॉन्सेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन बैलेंस शीट। दैट इज बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दे दिया है, बढ़िया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अगर आंसर जिसने दे दिया दैट्स गुड। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज द राइट आंसर, है ना, यही है ना। ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ना, बहुत छोटा सा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। विच आर द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड एन अकाउंट फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग अ वाउचर। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे कि विच आर द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी एन अकाउंट फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग अ वाउचर। आप जब वाउचर प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन सा प्रोसीजर इनमें से जो है फॉलो होने चाहिए। वेरीफाई द डेट, अमाउंट, सिग्नेचर वगैरह, कन्फर्म इफ एन अथॉराइज्ड सिग्नेचर हैज़ अप्रूव्ड, और नेक्स्ट है सेलेक्ट द टाइप ऑफ वाउचर विच विल बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन ऑल ऑफ द। ठीक है, तो क्या होगा 37, क्या होगा चेक कर लो। ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट सभी सही है ना। ठीक है, तो बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी। देखो वेरीफाइड डेट, अमाउंट, सिग्नेचर, ट्रांजेक्शन डिटेल होने चाहिए, बिल्कुल सही है सर। कंफर्म द ऑथराइज सिग्नेचर, ये भी बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द टाइप ऑफ वाउचर जिससे ट्रांजेक्शन हो रही है, और ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, दैट इज दिस वन। ठीक है, बढ़िया, ऑप्शन डी। चलें आगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, विच आर फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा बिजनेस डॉक्यूमेंट जो प्रूफ के तौर पे ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई तो उसमें जो आपको प्रूफ देना है किसका, पेमेंट का, उनमें से कौन सा आप डॉक्यूमेंट रखते हो। रिसिप्ट, इनवॉइस, डेबिट नोट, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन सी होती है 38, देख लो, चेक कर लो। ठीक है, हाँ रिसिप्ट जो है बिल्कुल सही आंसर है। रिसिप्ट ही आ रहा है ना भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। हाँ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कुछ बच्चे इनवाइस भी चेक किए होंगे, बट दैट्स रॉन्ग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रिसिप्ट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है दैट कन्फर्म अ पेमेंट हैज़ बीन मेड एंड द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, और जिससे हमें पता चला पेमेंट हो चुकी है और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इट सर्व एज अ प्रूफ फॉर द बायर एंड द रिकॉर्डर फॉर द सेलर। ठीक है, दूसरे इनवाइस देखो, बाकी क्यों नहीं, इनवाइस जो होता है वो क्या होता है, इनवाइस जो है इज अ रिक्वेस्ट फॉर द पेमेंट, नॉट प्रूफ दैट द पेमेंट हैज अकर्स। ठीक है, जैसे आपको इनवाइस आता है ना, कोई भी आप एक ऑर्डर खरीदते हो तो वहाँ पे एक इनवाइस आता है कि आपसे पेमेंट इतनी लेनी है। डेबिट नोट क्या होता है, ठीक है, डेबिट नोट जो एक टिपिकली इशू होता है टू इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट अ डेबिट मेड टू देयर अकाउंट। ठीक है, ऑफन फॉर सेल्स रिटर्न वगैरह इसमें होता है, और नन ऑफ द अब तो हो नहीं सकता था, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिसिप्ट जो है, which of the following business document is a proof of payment for business transaction, that is receipt। ठीक है, 39 नंबर देखिए। इन बैंक स्टेटमेंट, नेक्स्ट देखिए, इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट इज शोन। इन बैंक स्टेटमेंट के अंदर कैश डिपॉजिट जो है वो किस में शोन दिखाया जाता है। बैंक स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिट, जब आप कैश को डिपॉजिट कर दोगे वो क्या शो करता है, डेबिट हुए, क्रेडिट हुए, एक्सपेंस हुआ, या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर कैश डिपॉजिट जो है किस फॉर्म में शो होता है, क्रेडिट के अंदर होता है। ठीक है, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेबिट का मतलब निकाल देना, क्रेडिट मतलब ऐड होना। ठीक है, यही हुआ ना। ठीक है, बढ़िया, तो दैट इज क्रेडिट मतलब ये है। बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, क्रेडिट मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डेबिट क्या होता है, डेबिट ऑन अ बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट। देखिए यहाँ डेबिट क्यों नहीं, क्योंकि डेबिट जो होता है वो इंडिकेट करता है डिक्रीज इन द बैंक लाइबिलिटीज, जो आपकी बैंक लाइबिलिटीज वो डिक्रीज हो रही है, यानी आपके अमाउंट जो है अगर आपने निकाल दिया 5,000 10,000 तो डेबिट हुआ है आपके अकाउंट से, मतलब कम हुआ है, विड्रॉ हुआ है। ठीक है, जबकि एक्सपेंस क्यों नहीं होगा, एक्सपेंस मतलब खर्चा, एक्सपेंस इज अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन इन कंपनी बुक, नॉट एन बैंक स्टेटमेंट के तौर पे नहीं आता है। और प्रॉफिट तो मतलब फ़ायदा होता है, इज एन इनकम स्टेटमेंट होती है, एंड नॉट लेटर टू शो to relate to how a deposit is shown on the bank statement। तो
प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, प्रॉफिट फ़ायदा होता है, ठीक है। तो जब भी आप कैश डिपॉजिट करोगे किसी बैंक के अंदर तो आपको स्टेटमेंट में क्या शो होगा, दैट इज़ क्रेडिट। क्या शो होता है, क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट। व्हाट इज क्या है डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन। तो क्या पूछा उसने, डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो बैंक रिकॉग्निशन उसमें को क्या क्या है, ठीक है, वो क्या है। एडेड टू बैंक बैलेंस है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस है, या एडेड टू कैश बुक बैलेंस, ठीक है। तो क्या होगा, डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या होगा 40 का, चेक करो आंसर। डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन, ठीक है। तो एडेड टू बैंक बैलेंस बिल्कुल सही है, जिस बच्चे ने आंसर दिया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन जिन का ए है वो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं आप लोग, ठीक है। तो एडेड टू बैंक बैलेंस इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही मैच कर रहा है भैया, ऑप्शन ए, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ऑप्शन ए 40 का ऑप्शन ए, ठीक है। और बाकी सब्ट्रैक्टिव फ्रॉम देखिए ऑप्शन ए ही मैच करेगा। सब्ट्रैक्टिव फ्रॉम बैंक बैलेंस का मतलब क्या हुआ, दिस इनकरेक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इट वुड इंक्रीज द डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, और सी भी नहीं हो सकता है, तो डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए ही मैच करने वाला था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41, व्हाट टाइप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ चेक इज दैट विच इज इशूड बाय अ फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक, ठीक है। कहते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द चेक दैट विच इज यूज्ड बाय द फर्म बट नॉट येट रिप्रेजेंटेड बाय बैंक, लेकिन रिप्रेजेंट बैंक के द्वारा नहीं किया जाता, दैट इज अनक्रेडिट चेक, आउटस्टैंडिंग चेक। देखिए व्हाट टाइप ऑफ चेक इज दैट विच इज इशूड बाय अ फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक, उसे क्या कहते हैं, अनक्रेडिट चेक कहते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक कहते हैं, अनकलेक्टेड चेक या बाउंस चेक कहते हैं। क्या कहते हैं 41 का, ठीक है, क्या आंसर होगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग। हाँ बढ़िया, आउटस्टैंडिंग चेक, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ चेक इज दैट विच इज इशूड बाय फर्म, अगर कोई ऐसा चेक कौन सा होता है जो फर्म के द्वारा इशू किया जाता है लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया जाता, उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक कहते हैं, जहाँ अनप्रेजेंटेड चेक भी उसी को कहते हैं, ठीक है। चेक दैट हैव बीन रिटन एंड इशूड बाय द बिजनेस रिकॉर्डेड एज पेमेंट इन द कैश बुक बट हैव नॉट येट बीन presented to the bank for payment. This causes a timing difference between the company record and the bank statement, ठीक है। तो इसे हम अनप्रेजेंटेड चेक भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं, अदर दूसरे क्यों नहीं, ठीक है। अनक्रेडिट चेक क्या होता है भाई, जो ये पहला वाला है अनक्रेडिट चेक, ये क्या होता है, देखो सर जो अनक्रेडिट होता है दिस टर्म इज नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है। टिपिकली इट्स अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, ठीक है। ये अनक्रेडिट चेक जो एक टर्म भी सही नहीं है, एक्चुअली इसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ठीक है। और अनकलेक्टेड चेक यानी ऑप्शन ये जो मैच ये क्यों नहीं कर रहा था सर, दिस टर्म इज आल्सो नॉट स्टैंडर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये भी एक सही टर्म नहीं है, दैट इज अनकलेक्टेड फंड्स यूजली, ये क्या होता है, अनकलेक्टेड फंड्स होता है, ठीक है। यूजली रेफर टू द बैंक होल्डिंग डिपॉजिट चेक अमाउंट अंटिल इट क्लियर, ठीक है, वैसे कहते हैं। और बाउंस चेक क्या होता है, दैट बाउंस चेक क्या होता है भाई, बाउंस चेक और डिस ऑनर चेक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, इज वन दैट वाज प्रेजेंटेड टू द बैंक बट रिजेक्टेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड विच इज डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। और बाउंस चेक तो आपको पता है सर, ऐसा चेक जो अगर बैंक में आप रिप्रेजेंट करते हो वहाँ पे अमाउंट नहीं निकलता है आपका, तो उसे बाउंस चेक कहते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। उसने कहा कि ऐसा विच टाइप ऑफ चेक इज व्हाट टाइप ऑफ चेक इज दैट विच इज इशू बाय फॉर्म बट नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द बैंक, उसे हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS was earlier known as पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, उसको पहले हम क्या कहा करते थे, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम कहते थे, कंट्रोल जर्नल ऑफ अकाउंट्स कहते थे, और जनरल
सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते थे, प्लानिंग कमीशन, और कोर बैंकिंग सिस्टम कहते थे। क्या कहते थे? ठीक है, चेक करो एक बार आराम से, है ना। आंसर लगाओ, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक करना। और आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। क्या आंसर है भाई? जिस जिसका हो गया वो लोग प्लीज़ आंसर दें अपना, और जिसका नहीं हुआ तो वो 5-10 सेकंड का समय ले लो और उसके बाद आराम से आंसर दो। तो कहते हैं कि जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम था उसको पहले हम क्या कहा करते थे। दैट इज ऑप्शन क्या आ रहा है भाई? ए आ रहा है क्या? ठीक है, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम कहा करते थे, है ना ये। अबे यार हो गया भाई, क्या हो गया? अबे दिमाग खराब यार, अबे बोरिंग लग रहा है, दिमाग खराब इसका। ठीक है, तो ये कहते हैं इसको सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, CPMFS कहते हैं। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नोन एज, पहले उसको सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम कहा करते थे हम लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करें। ठीक है, अगला क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ, एक तो यार स्टाइलिश। चलिए नेक्स्ट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्डेड इज कॉमनली नोन एज। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्डेड इन कॉमनली नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अगर वहाँ से निकालिए इस कॉमनली नोन है, उसको हम क्या कहते हैं? 43 का। ठीक है, क्या कहा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। बढ़िया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं उसी को। ठीक है, ठीक है, तो क्या एक्सप्लेन क्या है इसका? सो कहता है कि जैसे व्हेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट, जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो इनकम्प्लीट होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट बैलेंस शीट है। ये पॉसिबल नहीं है कि सर कंप्लीट एक एक्यूरेट बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाए इन कन्वेंशनल वे, और इंस्टेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर टू डिटर्मिन द फाइनेंशियल पोजीशन, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को हम प्रिपेयर करते हैं टू डिटर्मिन द फाइनेंशियल कंडीशंस। ठीक है, ठीक है, इट इज़, तो इट्स list assets and liabilities and the difference between them is a capital, और liabilities और asset के बीच का जो difference है that is known as capital कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में चलें। what happen when interest on drawing is charged to partner? what happen, क्या कहता है कि what happen when interest on drawing is charged to partner, क्या होगा जब इंटरेस्ट जो है वो ऑफ ड्राइंग ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू पार्टनर, अगर पार्टनर को आप वो अप्लाई करोगे तो what will happen? Credit to partner account, credit to partner account not shown in current account, or debit to partner capital, none of the above। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? चेक करो आंसर आप लोग। ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक दो सवाल में जो है इनकी तरफ से भी था, और एक वो सवाल है जहाँ पे थोड़ा ना आंसर की के मुताबिक यहाँ पे गड़बड़ था। ठीक है, बट आंसर ये बन रहा है अभी, जो अकॉर्डिंग टू इनके आंसर था वो हमारा यही आंसर है। ठीक है, तो अभी हमें बोर्ड की बात माननी पड़ेगी क्योंकि आंसर उनके मुताबिक ही चलेगा, हम लोगों की मर्जी से नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो डेबिट टू पार्टनर कैपिटल इज करेक्ट। ठीक है, इफ़ द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, दैट इज ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलें, और कहता है कि
M and N are two partners sharing profit and losses 3:2. They admit P as new partner with 1/5 share. What will be the new profit sharing? Very important. कहते हैं एम एन और एन दो पार्टनर हैं और जो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 रेशो में, और इसके बाद उनके बीच में एक बंदा और आता है पी, और उसका शेयर जो है 1/5 बन जाता है. सो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो क्या रहने वाली है? ठीक है दोस्तों, तो क्या रहेगी? चेक करो, आप लोग आंसर निकालो इसका. ठीक है, कितना आ रहा है? ठीक है, हाँ आप लोगों ने दे दिया. दैट इज ऑप्शन क्या आ रहा है? सी आ रहा है ना, सॉरी बी आ रहा है. तो आप लोग शेयर सॉल्व कर लो आराम से. ठीक है, जिससे हो गया बढ़िया, जिससे नहीं हुआ तो वो लोग कमेंट सेक्शन जरूर करना, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, और एम एन और एन की जो रेशो रहेगी दैट इज़, ठीक है, आपने किया होगा 1 माइनस, और इनकी कितनी थी? दे एडमिट न्यू रेशो 1/5 है, 1/5 आएगी. ठीक है, 5 4/5 आएगी. ठीक है, और एम एन एन की रेशो, फिर अगर एम का शेयर हम ढूंढें तो एम का शेयर कितना आएगा? 3/5. ठीक है ना, 1/5 है ना, इंटू इनके बीच में अभी कितना 4/5, तीन चुके 12/25 ऐसा आ रही है. और एन की अगर बात करें, ये आ गई एम की वैल्यू. अब एन की बात करें तो एन का शेयर कितना है? 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो 8/25 से 8/25 शेयर आ रहा है. ठीक है, पी शेयर इज़ 1/5. ठीक है, जो पी है ना उसका शेयर कितना हो रहा है? 1/5 बन रहा है. ठीक है ना, और जो लगभग कितना बन रहा है? 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5, यही आ रहा है ना, सॉरी. हाँ, ठीक है, 1/5 है ना. तो इसमें नहीं आ गया, एक सेकेंड जस्ट इसमें चेक करने दो. हाँ, तो 1/5 शेयर है, दैट इज इसके शेयर है ना. हाँ ठीक है, 5/25 ही रहेगी, दैट इज 1/5 आएगी. ठीक है, विच इज़, हाँ 1/5 क्या है? दैट इज 5/25 के बराबर होगी. सो न्यू प्रॉफिट क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? 12/25, और क्या है 8/25, और तीसरा कौन है? 5/25. ठीक है, ठीक है, 12 जो, ठीक है, डिनोमिनेटर से 12, 8 और 5, यही रेशो आ रही है. तो यही देखो ऑप्शन ए की मैच कर रहा है, 12:8:5. बस इस तरीके से आप लोग आंसर निकालेंगे. एम और एन का शेयर जो है 1 - 1/5, टोटल 1 मानेंगे, और उसमें से इसका शेयर कितना 1/5 है ना. देखो यहाँ पे इसके पी का शेयर कितना 1/5, तो बस इसको माइनस कर लो, तो डैट इज़ 4/5 बन जाएगा. एम का शेयर क्या है 3/5, क्योंकि रेशो देखो गिवन है 3/2, तो एम का 3/5 मल्टीप्लाई 4/5, टोटल 5 हो रहा है ना. तो मल्टीप्लाई करने में 12/25. एन की बात करें तो रेशो 2 है, 2/5 इंटू 4/8/25. पी की बात करें तो 1/5, मतलब 1/5 किसके बराबर है? 5/25 के बराबर आता है. बस अब इसकी रेशो निकालो, तो रेशो निकालने में ये आंसर आ गया. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आंसर इसका निकाल सकते हो. मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग आई होप कि आप लोग उतार लेंगे. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया आपके पास. दिस मैथड ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम्स फ्रॉम अ जर्नल इन टू देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स आर जर्नल इज नोन एज. द मैथड ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम फ्रॉम जर्नल टू into their respective ledger accounts. ठीक है, आर जर्नल इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग कहते हैं, अर्थमेटिक कहते हैं, एंट्री कहते हैं, या पोस्टिंग कहते हैं. तो क्या कहते हैं? द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम्स, आइटम को अगर ट्रांसफर करना हो जर्नल टू द रिस्पेक्टिव लेजर में, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं इसे?
बिल्कुल पोस्टिंग कहते हैं ना, हाँ इसको कहते हैं हम लोग पोस्टिंग। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए, when audit is undertaken to check the financial control and irregularities in the organization, it is which type of audit? ये किस तरह का ऑडिट होता है? ऑडिट होता है when audit is undertaken to check the financial control, financial control को अगर चेक करना हो, and irregularities in organization, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर irregularities हैं, it is which type of audit? ये किस तरह का ऑडिट होता है? सिस्टम ऑडिट होता है, कंप्लाइंस ऑडिट होता है, कंप्लाइंस ऑडिट होता है, या इंटरनल ऑडिट होता है, या स्टैच्यूटरी ऑडिट होता है। ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, चेक करो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों का आंसर आ रहा है, आप लोग आंसर लगा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग बस बैठ के देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये अकाउंटेंसी के 30 सवाल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन को वह बड़े आराम से लगा लीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, और कहीं तुम्हें जाना नहीं है। सो मेक श्योर कि आप लोग बड़े आराम से इस क्वेश्चन आंसर को लगा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा? ठीक है, आप लोगों ने आंसर दे दिया। हाँ, देखिए, when audit is undertaken to check the financial control and irregularities in organization, it is which type of audit? ये किस तरह का ऑडिट होता है? तो बिल्कुल सर इंटरनल। ठीक है, अंदर की घर की बात इंटरनल ऑडिट कहते हैं इसे। ठीक है, तो बस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नाउ करंट रेशो, करंट रेशो किसके बराबर है? करंट एसेट्स बाई करंट लाइबिलिटीज़ के बराबर है, फिक्स्ड एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज़ के बराबर है, डेबिट बाई करंट एसेट्स के बराबर है, और डेबिट बाई इक्विटी के बराबर से। ठीक है, तो क्या होता है? करंट रेशो किसके बराबर है? ठीक है, करंट रेशो जो है किसके बराबर होती है? वो करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज़ के बराबर होती है। बिल्कुल सही आंसर। करंट रेशो जो है वो किसके बराबर होती है? दैट इज करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज़ के बराबर। ठीक है, दिस मच, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करंट रेशो जो है वो एसेट्स बाई लाइबिलिटीज़ के बराबर होता है। करंट रेशो, तो ये इस एसेट बाई लाइबिलिटीज़ के बराबर। ठीक है, ये 49 देखिए। ठीक है, करंट रेशो अदर दूसरे क्यों नहीं? जो फिक्स्ड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज डज नॉट रिप्रेजेंट द करंट रेशो, वो नहीं करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, नॉट यूज्ड इन द स्पेसिफिक टर्म्स। ठीक है, डेबिट बाय करंट एसेट्स नॉट स्टैंडर्ड फाइनेंशियल डेबिट्स, और डेटा एंट्री इक्विटी, ये भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो करंट रेशो जो है एसेट्स बाई लायबिलिटीज़ के बीच में होता है। ठीक है, अ बैंक पासबुक इज़ अ कॉपी ऑफ, जो बैंक पासबुक होता है वो कॉपी होती है किसकी? कैश कॉलम ऑफ द कस्टमर कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर कैश बुक, कस्टमर अकाउंट इन द बैंक लेजर, और डेबिटर अकाउंट इन द बैंक लेजर। जो कैश बुक होती है आपके पास, यानी पासबुक कहते हैं जिसे, वो क्या है? इज़ अ कॉपी ऑफ, किस चीज़ की कॉपी होती है भैया वो? ठीक है, कस्टमर अकाउंट बैंक लेजर। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो कस्टमर अकाउंट होता है उसका बैंक लेजर की वो कॉपी रहती है। ठीक है, कहाँ है ये वाला ना? बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, कस्टमर अकाउंट इन द बैंक लेजर, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, थोड़ा जल्दी में देखिए। ट्रायल बैलेंस हेल्प टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द, ट्रायल बैलेंस जो है वो किस चीज़ की एक्यूरेसी चेक करता है? बैलेंस शीट, लेजर, जर्नल या कैश फ्लो? ठीक है, तो किस चीज़ का करता है ट्रायल बैलेंस? लेजर को करता है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, लेजर। ट्रायल बैलेंस जो है किस चीज़ को मेजरमेंट करता है? दैट इज, अरे यार बड़ा सा बन जा भैया। ठीक है, ये लेजर इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी, बढ़िया, एकदम बढ़िया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन जो हैं वो अकाउंटेंसी और जनरल नॉलेज के ख़त्म हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में चलें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, थोड़ा जल्दी में करते हैं क्योंकि अभी आप समय देख सकते हो
1:37 AM, सुबह के यानी 1:37 हो रहे हैं, ठीक है, लगभग 2 बजने वाले हैं, ठीक है। तो रात के 2 बज रहे हैं और मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग मेहनत करेंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप लोग मेहनत करिए यार, मेहनत करके डेफिनेटली आप लोग जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले। देखिए इसी चीज़ के लिए ना आप लोग बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसें देते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के अंदर आप लोग जाके फ़ीस दे आएंगे और फिर बोलेंगे यार मैं कोचिंग कर रही हूँ, ये वो है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं सीधा बोलूँगा आपसे कि आपको पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़िया सा बढ़िया कंटेंट जो ऑनलाइन यूट्यूब पे, और मैं एक चीज़ और कहूँगा, आप जितने बड़े यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे, मतलब जिसके मिलियंस व्यूज़ हैं ये वो, तो भैया वो उतना ही बेवकूफ़ बनाएगा, वो उतना ही अपना पैसा छापने की चक्कर में रहेगा, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें टू द पॉइंट कभी नहीं पढ़ाएगा, फालतू इधर उधर के बकवास करेगा। हेलो गाइस, देखिए मुझे इसने कमेंट किया, उसने मुझे ये बोला, फलाना ढिमकाना, तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप सिंपल सी सीधी बात बताऊँ आपको कि आपने कंटेंट देखना है और आपने पढ़ाई पे फोकस करना है। आपने फालतू के बकवास सुनने के लिए यूट्यूब पे नहीं आए हो कि कौन किसके यहाँ कमेंट कर गया, को क्या बोल रहा है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है, ठीक है। दैट्स वाई आई एम गिविंग यू 100% अ बेटर कंटेंट, ठीक है। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, और आई डोंट वांट कि मैं आप सबका टाइम वेस्ट जो है करूँ, किसी भी प्रकार में टाइम वेस्ट करूँ। मैं अगर रात के 1:38 पे ये वीडियो बना रहा हूँ तो इट मीन मुझे कोई यहाँ पे पैसे कमाने का शौक़ नहीं है, जहाँ मैं कोई यहाँ से वीडियो से कोई कमाना नहीं चाहता हूँ, कोई पैसे कमाने या आपकी व्यूज़ लेने नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो दिल से जुड़े यार, उनका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो हमारे साथ, कि उनको भरोसा हो हम पे, ठीक है। दैट्स वाई आई एम गिविंग माई 100% कंटेंट एट दैट मोमेंट, ठीक है। अदरवाइज आई डोंट वांट कि मैं मुझे कोई ज़रूरत है इस रिलेटेड वीडियोस बनाने की, ठीक है। बट अगर ठीक है, दूर दराज इलाके में गाँव में कोई बच्चा बैठा हुआ मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। वो इतनी बड़ी कोचिंग है नहीं ले पाएगा, तो मेरी अगर एक वीडियो से उसको हेल्प मिल रहा है, एक क्वेश्चन भी मिल रहा है उसको, तो बहुत अच्छी है हमारे लिए, बहुत पॉजिटिव थिंग है, ठीक है, अच्छी चीज़ है भाई। चलिए, तो मेक श्योर कि आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छा है कि पूरी वीडियो देखो और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे 51 नंबर। तो ये कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो गिवन आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, एंटिटीज जर्नली प्रिपेयर देयर बुक फॉर अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कौन सा है? जॉइंट स्टॉक कंपनीज होता है, सोल ट्रेडर होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो विच वन इज द राइट आंसर? दैट इज सोल ट्रेडर्स, बिल्कुल सही आंसर। सोल ट्रेडर इज द राइट आंसर, भैया बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, एक बार मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ आपके लिए। दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, सोल ट्रेडर, ठीक है। तो सोल ट्रेडर्स आर वेरी स्मॉल बिजनेस टिपिकली यूज द सिंगल एंट्री सिस्टम। ये एक स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं और एक्चुअली सिंगल एंट्री सिस्टम ही अपने पास रखते हैं। बुक कीपिंग बिकॉज इट इज़ द सिंपल, ठीक है, लो कॉस्ट एंड इनफॉर्मल अकाउंटिंग मेथड दैट डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव अकाउंटिंग नॉलेज। इनको कोई ज़्यादा नहीं है। जो जॉइंट स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। वो क्या होता है उसके बारे में सुन लो थोड़ा सा। वो एक लीगल रिक्वायर टू मेंटेन प्रॉपर बुक, उसको के केस में हमें प्रॉपर एक बुक जो है मेंटेन करनी पड़ती है, आर अकाउंट यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम, और जिसपे डबल एंट्री सिस्टम होने चाहिए, ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड नीड फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉम शेयर होल्डर एंड रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉलो स्पेसिफिक, देखो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या होता है? फॉलो स्पेसिफिक गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर विच आर फॉर्मल एंड कम्प्रहेंसिव, नॉट अ सिंपल एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। और इसमें भी आप लोग सिंपल एक एंट्री सिस्टम नहीं कर सकते हो। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन डी की अगर बात करूँ मैं, दिस ऑप्शन डी, इसकी बात करूँ मैं, तो typically also use more formal accurating method to ensure transparency and accountability to donor and regulators, often using a modified form of double entry or full double entry accounting. That is option D. तो उसने पूछा था कि इनमें से हम सिंगल सिस्टम किस में रखते हैं, तो सोल ट्रेडर। और सोल ट्रेडर्स क्या होते हैं? जिसमें बहुत छोटे एक माइक्रो लेवल्स पे जो है हमारे पास क्या होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं जो छोटा छोटा हिसाब किताब लिखते हैं। जीएसटी इज अ कंजम्पशंस ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन, ठीक है। जीएसटी जो है वो क्या है? कंजम्पशन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? डेवलपमेंट पे है, डिवाइडेंड पे है, ड्यूरेशन पे या डेस्टिनेशन पे है। तो किस पे होनी चाहिए जीएसटी? कंजम्पशंस ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन
डेस्टिनेशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी मैच कर रहा है ना। ठीक है, हाँ तो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ टाइम। तो भैया ऑफ मत हो जाइए, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्या है ये जीएसटी जो है, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, मीटिंग द टैक्स एक्यूरेज एंड टू द टैक्सिंग अथॉरिटी that has jurisdiction over the place where the goods and service are finally consumed, not everywhere every day were produced। ठीक है, तो डेवलपमेंट, डिविडेंड एंड ड्यूरेशंस आर नॉट रेलिवेंट प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिंग हाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाइड आर कलेक्टेड। तो ये बाकी तीन जो है बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, ओनली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डज फाइनेंशियल लेवरेज मेजर। फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो क्या मेजर करता है। ठीक है, क्या करता है मेजर भैया। ठीक है, हाँ तो क्या करेगा ये मेजर, नो चेंज द सेंसिबिलिटी ऑफ EBIT। ठीक है, क्या मेजर करता है ये, द सेंसिबिलिटी ऑफ EPS, ये EPS को सेंसिबिलिटी करता है। ठीक है, द सेंसिबिलिटी ऑफ EPS मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन EBIT लेवल, विद चेंज इन, ये वाला। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया भैया, ये वाला। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो व्हाट डज फाइनेंशियल एवरेज मेजर। फाइनेंशियल एवरेज जो क्या मेजर करता है, सेंसिबिलिटी ऑफ EPS विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन EBIT लेवल। ठीक है, EBIT लेवल। तो क्या कहता है, फाइनेंशियल एवरेज मेजर द एक्सटेंट टू विच द a company has used debit financing to magnify the effort of change in its earning before interest and tax। ठीक है, EBIT। ठीक, on its earning per shares, the formula for the degree of finance leverage DFL is क्या होगा ये, परसेंट चेंज इन EBIT बाय अदर नॉट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फाइनेंशियल बिल बिकम द फाइनेंशियल एक्ट, फाइनेंस एक्ट व्हेन इट पास्ड बाय। जो फाइनेंशियल बिल होता है आपका वो एक फाइनेंशियल एक्ट बन जाता है जब वो पास होता है, कहाँ से, लोकसभा से होता है, बोथ राज्यसभा लोकसभा, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइन बाय प्रेसिडेंट होता है, जब बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइन बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो क्या होगा, हाँ बिल्कुल दोनों हाउसेस में होना चाहिए और उसके बाद प्रेसिडेंट का इस पे हस्ताक्षर होने चाहिए, ऑप्शन जो भी है देख लो भैया। ठीक है, ये वाला होगा, प्रेसिडेंट का उस पे हाँ साइन होने चाहिए और बस। अबे यार, ठीक है ये आ गया। ठीक है, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड साइन बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से साइन होना चाहिए, और ऑप्शन सी। उसने पूछा था फाइनेंशियल बिल जो है बिकम फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज़ पास्ड। फाइनेंस एक्ट कब बन जाता है, जब वो दोनों हाउसेस से पास होके आ जाए और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट जो उस पर साइन करने हैं, उसके बाद वो बिल जो परमानेंट हो जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस 5 क्वेश्चन और आएंगे दोस्तों, ओनली 5 क्वेश्चन लेफ्ट। देखिए, इनकम क्या लिखा है, इनकम विच acquire or arise outside India and also arrived outside India is taxable in case of। उस किस केस में टैक्स लगेगा, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट हो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो क्या आंसर होगा, तो क्या आंसर है भाई, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बिल्कुल ठीक है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब दिस वन इज द राइट आंसर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब ये वाला, ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक ब्रो, बाय मिस्टेक, मेरा ध्यान कहाँ भी है ना, थोड़ी नींद जैसी आ रही है दोस्तों है ना, क्योंकि 2 बजने वाले हैं और पूरा दिन बिजी होने के बाद मैं अभी रात के 2 बजे जो है जाके ये वीडियो बना रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा
नहीं जैसा आ रहा होगा ना, दैट्स वाई ऑप्शन हमारा ए इज़ द राइट आंसर भैया। रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट मैंने बोला सही, लेकिन टिक जो है गलती से नीचे वाला हो गया, ऑप्शन ए। चलिए अगला चले हम लोग। चलिए ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, which are the following is are included and definition of goods are defined under section 252 of the GST Act 2017 मनी और एक्शनेबल क्लेम्स सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स, ठीक है। तो विच आर द फॉलोइंग जो है, विच आर द फॉलोइंग आर included in definition of goods as defined under section 252 of GST Act 2017, ठीक है। तो कौन सा इसमें से, ठीक है, विच वन इज द राइट आंसर। आप लोग आंसर लगाना 2 मिनट। ठीक है, तो क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, क्या क्वेश्चन था, विच आर द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 252 ऑफ द, क्या इसमें भाई, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, एक्शनेबल आएगा, एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। एक तो यार ये बंद हो जाता है भाई, एक्शनेबल क्लेम्स बिल्कुल ये आ रहा है, ये आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, राइट आंसर। 252 of the CGST Act 2017 defined goods as very kind of mobile property other than money and securities, money और securities से ज़्यादा important, but include actionable claim, लेकिन include क्या हो रहा है, actionable claims, growing crops, grass and things attached to the forming part of the land which are agreed to the serve before supply are under a contract of supply, therefore an actionable claim is explicitly included in definition of goods under CGST, तो that is actionable claim आ रहा है, राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए 57 में चलिए, अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ द क्लोजर आर ओपनिंग आउट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD shall be expensed, ठीक है, एक्सपेंड टू द एक्सटेंड ऑफ टोटल अमाउंट पेएबल 30%, 100%, 40% या 25%। तो व्हाट विल द राइट आंसर, थोड़ा जल्दी में करिएगा। दैट इज 40% आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर 40% आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, हाँ बढ़िया भाई, ऑप्शन सी। चलिए 58 की बात करें, 2 ही क्वेश्चन रह गए और फिर उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्या, अकाउंटेंसी ख़त्म हो जाएगी। गुडविल ऑफ अ फर्म XY is valued 30,000 is appearing in the book at the 12,000, ठीक है, Z is in between 1/4, so what amount he supposed to bring for goods will be 3,000, 4,000, 4,500 रुपये, 7,500 और 10,500। तो व्हाट विल द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58 का क्या आंसर आ रहा है सही, चेक करो यार, सॉल्व करो, उसके बाद आंसर निकालो। अगर जिसका नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, हम लोग चेक करते हैं, रीचेक करते हैं और आंसर निकालेंगे, ठीक है। हाँ तो आई होप आप सबका आंसर जिसने निकाला होगा उसको तो आ ही रहा होगा, 4500 ही आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, हमारा भी 45 ही आ रहा है। तो बस 45 इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन बी, बढ़िया, ठीक है। अगर किसी को डाउट आया होगा तो डेफिनेटली हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। चलिए 4500 और 59 क्वेश्चन है, इफ़ the interest is payable outside India, tax must be deduced at source, or reason if tax has not been if tax has been not deducted at source, the amount paid as interest will not be allowed a deduction in कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो क्या दोनों स्टेटमेंट और सेशन सही हैं, जहाँ स्टेटमेंट सही है सेशन गलत है, व्हाट विल द राइट आंसर, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए,
बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे आप सबके, कि ऐसा मेरा मानना है भाई, आप सबका ऐसा है या नहीं है वो आई डोंट माइंड, कि लेकिन जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना 99% चांस होता है कि असर्शन भी सही होता है और रीज़न भी सही होता है, यानी ऑप्शन ए। बट 99 बोला, 100 नहीं बोला भाई, कभी कभार गलत भी होगा। तो जब आप श्योर नहीं हो तो आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, नहीं है श्योर तब जाना भाई, जब श्योर हो तब ऐसी चीज़ मत करना। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ द यूनिट मस्ट बी सॉल्व बाय द फॉर्म ऑफ अर्न प्रॉफिट इतना इतना पर एयर सैलरीज। और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। मैं आंसर बता देता हूँ आपको, जो आप लोग खुद निकाल देंगे दैट्स गुड, बट अगर नहीं निकाल पाओगे तो आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, बहुत आसान सा है, ठीक है। तो लगभग 88,000 यूनिट आ रहा है, 88,000 ये आ रहा है आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बढ़िया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और इस तरह से अकाउंटेंसी और जीएस जो है हमारा ख़त्म होता है, और नेक्स्ट जो है वीडियो का अगला कंटिन्यू पार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें, ठीक है।